नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बिल पर। साथियों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी काव्य का। और सूफी काव्य को हम लोग प्रेमाश्रय शाखा के नाम से भी जानते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को ले रखा है। यहाँ पर पूरी डिटेल एक एक ऑप्शन को चेक करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब हमारे साथ तैयार हो जाइए आप लोग। हम लोग चर्चा करते हैं पहले क्वेश्चन का। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक आपका पंक्ति है। यह कह रहा है कि फूल मरे पे मरे न बासु। ये प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की मानी जाती है? कह रहा है कि दादू का यानी दादू दयाल का, या कबीरदास का है, रैदास का है, या मलिक मोहम्मद जैसी साहब का है। साथियों, ये जो पंक्ति है वो मलिक मोहम्मद जैसी साहब का है। जैसी साहब की एक रचना है जिसका नाम है पद्मावत। एक एक बातों की चर्चा करेंगे। पद्मावत इनकी रचना है जो कि 1540 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। पद्मावत रचना की ही ये पंक्ति मानी जाती है। और जैसी साहब की अन्य रचनाएं भी हैं, अन्य रचना भी है। जैसे अन्य रचना में क्या क्या है? इनकी एक रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, लिख लेना, शुक्ल के अनुसार कुल मिलाकर के इनकी 3 रचना इन्होंने माना है। कितनी रचनाओं को माना है? 3 रचनाओं को माना है, जिसमें पहला है इनका पद्मावत। दूसरी रचना है इनकी अखरावट। और तीसरी रचना इन्होंने स्वीकार किया है आखिरी कलाम। ध्यान रखना साथियों कि आखिरी कलाम रचना में मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। बाबर की प्रशंसा की गई है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया था? चलिए कमेंट बॉक्स में एक बार सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे मुझे कि पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया था। चलिए अब हम आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर होगा आलो उजाला। किसने किया था? आलो उजाला ने किया था। साथियों ध्यान रखेंगे, अकरान राज्य के वजीर हैं, अकरान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने 1650 ईस्वी में आलो उजाला से अनुवाद कराया था। आलो उजाला से अनुवाद कराया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आलो उजाला। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताएं। देखिए कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराने का प्रयास करेंगे। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन, नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? देखिए नागमती है कौन? तो नागमती रत्नसेन की पत्नी है। आंसर बताइए तब तक आप लोग। यह रत्नसेन की पत्नी है। किसकी पत्नी है दोस्तों? यह रत्नसेन की पत्नी मानी जाती है। और ध्यान रखेंगे कि नागमती विरह वर्णन जो है वो इनका जो ग्रंथ है पद्मावत, ये अवधी भाषा में रचित है। किस भाषा में? अवधी भाषा में रचित है। अवधी भाषा में पद्मावत लिखा गया है। जैसी साहब रायबरेली, उत्तर प्रदेश में पड़ता है एक जिला रायबरेली। तो रायबरेली की यह जायस नगर के रहने वाले हैं। इसमें कुल मिलाकर के 57 खंड हैं। कितने खंड हैं? तो आप कहेंगे कि 57 खंड इसमें है। यह एक महाकाव्य है। यह एक क्या है? महाकाव्य है। अब हम चर्चा करते हैं पूरी पद्मावत की। देखिए जो पद्मावत है, पद्मावत रचना है। पद्मावत रचना में रत्नसेन
जो कि चित्तौड़गढ़ के शासक हैं रत्नसेन, और सिंघल द्वीप की राजकुमारी है जिसका नाम है पद्मावती, जिसका मूल नाम पद्मिनी भी मिलता है। तो पद्मावती के प्रेम प्रसंग का वर्णन है, प्रेम प्रसंग का वर्णन है। अब एकदम एक एक बातों को ध्यान से सुनिए। रत्नसेन की पत्नी है, इसकी पत्नी है कौन? तो आप कहेंगे नागमती। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान सुनिएगा। देखिए, हीरामन तोता जो है वो चला जाता है सिंघल द्वीप। पद्मावती कहाँ की है? सिंघल द्वीप की है। सिंघल द्वीप वर्तमान में श्रीलंका को कहते हैं। और रत्नसेन जो है यह चित्तौड़गढ़ का राजकुमार है, चित्तौड़गढ़ का यह राजकुमार है। ठीक है। तो हीरामन तोता जो है जब यह सिंघल द्वीप चला जाता है तो पद्मावती को देखता है। इसके नख सिक का वर्णन जो है वो आकर के रत्नसेन को सुनाता है। किसको सुनाता है? रत्नसेन को। अब रत्नसेन के मन में इसको देखने की भावना पैदा होती है। रत्नसेन जो है चला जाता है सिंघल द्वीप। इसके बाद जब वो चला जाता है तो कुछ दिन तक वहाँ रहता है। तो जो नागमती है इसकी पत्नी, यह 12 महीनों तक विरह करती है, यानी 1 वर्ष तक। 12 महीनों के अलग अलग महीनों में अलग अलग तरीके से यह विरह रहती है। इसी पर नागमती वियोग खंड लिखा गया है। ठीक है। और इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें 12 मासा का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? तो 12 मासा का वर्णन इसमें किया गया है। और 12 मासा का प्रारंभ, बहुत ध्यान सुनेंगे, इसका जो प्रारंभ है दोस्तों, यह आषाढ़ महीने से माना जाता है। किस महीने से? आषाढ़ महीने से माना जाता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि 12 मासा का वर्णन, यानी पद्मावती में 12 मासा का जो पद्मावत रचना है इसमें 12 मासा का वर्णन किस महीने से माना गया है? आषाढ़ महीने से माना गया है। हालांकि 12 मासा का प्रारंभ जो है, इसका जो प्रारंभ है वो एक रचना है जिसका नाम है विसलदेव रासो। ठीक है। ये जो रचना है ये नरपति नाल की रचना है। ये किसकी रचना है दोस्तों? तो आप कहेंगे कि यह नरपति नाल की रचना मानी जाती है। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, तो जो विसलदेव रासो है यह नरपति नाल की रचना मानी जाती है। ठीक है ना। और 12 मासा का प्रारंभ यहीं से होता है, लेकिन इसमें 12 मासा का प्रारंभ कार्तिक माह से होता है। किस महीने से? तो आप कहेंगे कि कार्तिक माह से होता है। ठीक है। पूरी बातें हम लोगों ने जान लिया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और रचनाओं को देख लेते हैं। मृगावती आपकी कुतुबन की रचना मानी जाती है। किसकी है? तो आप कहेंगे कि यह रचना कुतुबन की है। ठीक है। एक रचना है अखरावट, ये भी मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। एक रचना है मधुमालती, यह मंजन की रचना है। किसकी रचना है? मंजन की रचना है। तो हमने सारी बातों को जान लिया। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको बता रहे हैं, एक एक ऑप्शन को हिट करते हुए आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? मसनबी दिया हुआ है, दक्षिणी दिया हुआ है, संस्कृतनिष्ठ हिंदी और हिंदुस्तानी। तो ध्यान रखेंगे, दक्षिणी, संस्कृतनिष्ठ हिंदी और हिंदुस्तानी ये हिंदी की शैली मानी जाती हैं, लेकिन मसनबी जो है यह फारसी की शैली है। फारसी की शैली यह मानी जाती है। और ध्यान रखेंगे, इस शैली का प्रयोग सूफियों ने, यानी कह सकते हैं कि शैली का प्रयोग किसने किया है? सूफियों ने किया है। ठीक है। यहाँ पर फ पर छोटी की मात्रा रहेगी, इसको ध्यान रखेंगे। तो इस शैली का प्रयोग किसने किया है? सूफियों ने किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका,
कौन सी रचना जायसी की नहीं है? चलिए कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे कि कौन सी रचना जायसी की नहीं मानी जाती है। पहला कार्य है चित्ररेखा, अखरावट, छिताई वार्ता और कहरानामा। चलिए कमेंट बॉक्स में एक बार सभी लोग उत्तर बताएं इसका कि इसका सही आंसर क्या होगा। मेरे साथियों, यहाँ पर जो एक रचना है छिताई वार्ता, यह रचना नारायण दास की है। किसकी है? तो आप कहेंगे कि यह रचना नारायण दास की मानी जाती है। यह रचना नारायण दास की मानी जाती है। बाकी चित्ररेखा हो, अखरावट हो या फिर कहरानामा, ये सभी रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कर मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा में पहली कृति कौन सी है? देखिए, मुल्ला दाऊद की एक कृति है जिसका नाम है चंदान या लोर कहा। चंदान या लोर कहा यह अवधी भाषा में रचित है। किस भाषा में लिखा गया है? तो आप कहेंगे अवधी भाषा में इसे लिखा गया है। और साथियों ध्यान रखेंगे कि इसका जो नायक है लोर, इसका नायक है। इसका नायक कौन है? लोर, या फिर लोरिक भी बोलते हैं इसका। लोरिक इसका नायक है और जो नायिका है वो कौन है? चंदा। चंदा इसकी नायिका है। ठीक है। इसके बाद एक रचना है वीरांगना। तो ध्यान रखेंगे वीरांगना केदारनाथ की रचना मानी जाती है। किसकी रचना है? तो आप कहेंगे केदारनाथ की रचना मानी जाती है। अगली रचना है पथिक। पथिक राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। किसकी है? तो राम नरेश, यहाँ पर लिख लेना, राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। और एक रचना है यशोधरा। तो आप जानते ही हैं ये गुप्त जी की रचना है, यानी मैथिली शरण गुप्त की रचना मानी जाती है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक प्रश्न आपका यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। करें मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा किया है? हमने पहले क्वेश्चन में ही आपको बताया था कि शुक्ल जी के अनुसार जायसी साहब की 3 रचना है। एक है आपकी पद्मावत, पद्मावत। दूसरी इनकी रचना है अखरावट, अखरावट। और तीसरी इनकी रचना है आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, जो शुक्ल जी मानते हैं। ठीक है। तो आखिरी कलाम इनकी जो रचना है, इसमें मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। ठीक है। तो किसकी प्रशंसा की गई है? मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा इसमें की गई है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पर दिख रहा है। कह सूफी कवि किस शाखा से संबंधित थे? चलिए कमेंट बॉक्स में सभी लोग उत्तर बताएंगे यहाँ पर कि जो सूफी कवि हैं ये किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं। देखिए, पहला कार्य कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रय शाखा या फिर प्रेमाश्रय शाखा। सूफी कवि जो हैं वो प्रेमाश्रय शाखा से संबंधित कवि माने जाते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन कौन है? मीराबाई, मीरा हैं आपके, सूरदास हैं, सूरदास हैं, रसखान हैं। ये लोग कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। राम भक्ति शाखा जैसे गोस्वामी तुलसीदास हैं, तुलसीदास हैं। इसके बाद देख सकते हैं ज्ञानाश्रय शाखा के कवि कौन कौन हैं। तो ज्ञानाश्रय शाखा जो है ये दोनों शाखाएं निर्गुण भक्ति शाखा की ही शाखा हैं। और ज्ञानाश्रय शाखा के कवि माने जाते हैं कबीरदास, कबीरदास जो कि एक संत कवि भी हैं। रैदास माने जाते हैं। ये लोग हैं आपके। ठीक है। इसके बाद प्रेमाश्रय शाखा में जितने भी आते हैं कुतुबन हैं, इसके बाद मुल्ला दाऊद हुए, ये सभी लोग प्रेमाश्रय शाखा के कवि माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो सूफी कवि हैं ये किस शाखा से संबंधित कवि माने जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा प्रेमाश्रय शाखा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। और इस प्रश्न का आप लोग उत्तर बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? और सगुण भक्ति धारा है क्या? सगुण भक्ति धारा जो आपकी भक्ति काल है या 2 शाखाओं में बढ़ती है। एक भक्ति काल आपका बढ़ता है निर्गुण और दूसरा सगुण भक्ति। तो सगुण भक्ति के अंतर्गत पहला कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, और दूसरा है राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा, इन दोनों शाखा के कवि जो हैं वो सगुण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं।
अब कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएंगे सभी लोग कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, इसका सही जो उत्तर होगा साथियों, अब हम आपको बताते हैं। इसका सही उत्तर होगा कुतुबन, क्योंकि देखिए सूरदास, रसखान या नंददास, ठीक है, ये तीनों लोग जो हैं, नंददास अष्टछाप के कवियों में सबसे नीचे इनका स्थान आता है। तो सूरदास, रसखान और नंददास, यानी आप कह सकते हैं इनको, ठीक है, ये तीनों लोग कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित कवि माने जाते हैं। लेकिन जो कुतुबन है, यहाँ पर जो कुतुबन है, यह आपके प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं। निर्गुण भक्ति शाखा में प्रेमाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं, यानी सूफी काव्य शाखा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुतुबन की रचना मृगावती है। अगला क्वेश्चन है कि जायसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी है? कमेंट बॉक्स में एक बार सभी लोग उत्तर बताएंगे। पद्मावती कहाँ की राजकुमारी मानी जाती है? तो हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि पद्मावती सिंघल द्वीप की राजकुमारी है, और सिंघल द्वीप को ही हम लोग श्रीलंका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो श्रीलंका के नाम से जानते हैं। अब साथियों एक बात ध्यान रखेंगे कि पद्मावती में 2-3 लोगों का नाम विशेष तौर पर लिया जाता है। रत्नसेन जो इसका नायक है, ठीक है। तो रत्नसेन यह आत्मा का प्रतीक है, यानी ये कह सकते हैं कि यह मन का प्रतीक है। मन अर्थात आत्मा का प्रतीक है, ठीक है। इसके बाद जो सिंघल द्वीप है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, जो सिंघल द्वीप है, सिंघल द्वीप यह हृदय का प्रतीक है। यह हृदय का प्रतीक है। इसके बाद जो पद्मावती है, यह सात्विक बुद्धि की प्रतीक है। पद्मावती यह सात्विक बुद्धि की प्रतीक है। सात्विक बुद्धि की प्रतीक है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान में रखेंगे कि इसका सही उत्तर होगा सिंघल द्वीप। सिंघल द्वीप की राजकुमारी कौन है? पद्मावती है, ठीक है। और चित्तौड़ के शासक कौन है? तो रत्नसेन है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन यह है कि उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है, ठीक है। तो एक सूत्र में बद्ध देखा है, यानी ये बोलना चाह रहा है कि भाई ये किसकी उन्होंने मतलब किसने? तो कह रहे तुलसीदास ने, सूरदास ने, जायसी साहब ने या फिर घनानंद ने। इसका सही उत्तर होगा जायसी साहब, यानी इन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी को सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। साथियों एक बात यहाँ पर हमने नहीं लिखा, एक बात ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर प्रतीकों के माध्यम से विभिन्न चीज़ों को दिखाया गया है। इसीलिए जो आपका पद्मावत रचना है, इसको लिख लेना। जो पद्मावत रचना है, इसको प्रतीकात्मक काव्य भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रतीकात्मक काव्य कहते हैं, क्योंकि प्रतीकों के माध्यम से चीज़ों को दिखाया गया है। इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी हो ही गया हमारा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। कह रहा है चंदायन है, मृगावती है, मधुमालती है या चित्रावली है। तो देखिए अवधि की जो प्रारंभिक कृति है वो कौन मानी जाती है? तो मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है, जिसका नाम है चंदायन। ये अवधि की पहली कृति मानी भी जाती है। रामकुमार वर्मा ने माना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मृगावती जानते ही हैं, कुतुबन की रचना है। मधुमालती मंजन की रचना है, और एक रचना है चित्रावली। इसको लिख लेना। चित्रावली के रचनाकार उस्मान है, उस्मान माने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न वही आ गया आपका, रिपीटेड क्वेश्चन है कि जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस माह से माना है? तो मैंने बताया है कि नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ महीने से माना जाता है। किस महीने से? आषाढ़ महीने से। और जो विसल देव रासो है आपका, विसल देव रासो है, इसमें 12 मासा का प्रारंभ
इसमें 12 मासा का जो प्रारंभ है वह कार्तिक माह से माना जाता है। कार्तिक माह से माना जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन आपका उसी प्रकार है, कह रहा है पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? खड़ी बोली हिंदी है, अवधी है, राजस्थानी, ब्रजभाषा। तो जो पद्मावत रचना है यह अवधी भाषा में लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, एक आसान सा प्रश्न था। एक आसान प्रश्न और है कि ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? चलिए कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न को उत्तर बताइए। ज्ञानदीप इस प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन मानी जाती हैं? इसका सही उत्तर होगा आपका देवयानी। कौन है? देवयानी है। देखिए ये एक प्रेमाख्यान काव्य है और ज्ञानदीप के जो रचनाकार हैं वह शेख नबी को माना जाता है। किसको मानते हैं हम लोग? शेख नबी को मानते हैं। इसके रचनाकार कौन है? शेख नबी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से जैसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद कौन सा है? साथियों कह रहा है कि सोरठा दोहा छंद या चौपाई सोरठा छंद, चौपाई दोहा छंद या दोहा सोरठा छंद। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके माध्यम से एक चीज़ और बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। पद्मावत में जो प्रयुक्त छंद है यह चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग, मतलब चौपाई दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। इसी चौपाई दोहा छंद को हम लोग कहते हैं, एक नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मुझे ध्यान उतर रहा है। और कड़वक शैली, क्षमा चाहता हूँ, कड़वक शैली इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? कड़वक शैली कहते हैं। कड़वक शैली के नाम से जानते हैं। कड़वक शैली होता क्या है? मैंने आपको बताया भी है कि कड़वक शैली जो होता है यह 7 चौपाई के बाद, 7 चौपाई के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग, एक दोहा छंद का प्रयोग, इसे हम लोग कड़वक शैली कहते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कह रहे मंझन कृत मधुमालती के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहे इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है। देखिए पहला तो यही आपका गलती हो गया, इसकी कथा ऐतिहासिक नहीं है बल्कि इसकी जो कथा है वो काल्पनिक है। इसकी जो कथा है साथियों वो कैसी है? तो काल्पनिक है। इसको लिख लेना, काल्पनिक है। ठीक है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, इसके आगे तो कोई होगा ही नहीं। कह रहा है इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही बात है। अन्य सूफी काव्यों के समान ही इसमें भी प्रेम को सब कुछ माना गया है, सही है। इसमें 5 अर्धाली चौपाइयों के बाद एक दोहे का प्रयोग है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगली एक रचना है अंगद पैज। कह रहे अंगद पैज किसकी रचना है? तो अंगद पैज ईश्वर दास की रचना मानी जाती है। नाभादास नहीं है, धारणीदास नहीं है, मलुकदास नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मलुकदास की एक पंक्ति है और कमेंट बॉक्स में इस पंक्ति को बताएंगे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये मलुकदास की पंक्ति है। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। मृगावती के रचनाकार कौन है? तो मृगावती के रचनाकार मंझन है, आलम है, कुतुबन है या मुल्ला दाऊद है? तो मृगावती के रचनाकार कौन माने जाते हैं? कुतुबन माने जाते हैं। मंझन इसके रचनाकार मधुमालती हैं, मधुमालती के रचनाकार हैं मधुमालती, इन्हीं की रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आलम जो हैं वो रीत काल के कवि हैं। रीत काल के जो है ध्यान में रखेंगे कि रीति मुक्त कवि माने जाते हैं, रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। और मुल्ला दाऊद चंदान और कहा इनकी रचना है। आगे बढ़ेंगे और यह आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है कि पद्मावत में उल्लिखित राजा रत्नसेन कहाँ के राजा थे? मैंने इस प्रश्न को कराया भी है, हालांकि इस क्वेश्चन को नहीं कराया है लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से इसको बताया भी है और इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। तो साथियों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिख करके बताएंगे। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और शेयर जरूर करेंगे, साथ ही साथ वीडियो को सब्सक्राइब भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसी तरह से हम और भी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।